हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और सामने आपके एग्जाम हैं, तो लग रहा होगा कि एग्जाम की तैयारी जो है एकदम आप लोग जोर शोर से ही कर रहे होंगे। तो चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 4 का पार्ट 1, चैप्टर 4 नेम जो है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लिब्रिकेंट्स लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लिब्रिकेंट्स जो आपके टॉपिक जो दिया गया है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो इनकी सबसे पहले पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन लेना है कि ये फ्यूल क्या होता है, लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं। फ्यूल जो होगा यानी वो फ्यूल क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें कि फ्यूल के बारे में आपको पता होगा कि फ्यूल जो है वो क्या है। ठीक है, यानी फ्यूल जो होगा the sum the chemical reaction to the these fuels may be the known as the chemical fuels के अंतर्गत जिसके जलाने पर क्या प्राप्त होती है, उष्मा और प्रकाश दोनों प्राप्त होते हैं, हीट एंड लाइट दोनों प्राप्त होते हैं। और ये फ्यूल जो होगा वह कई तरह के होते हैं। सॉलिड फ्यूल हो सकता है, लिक्विड फ्यूल हो सकता है और गैसियस फ्यूल हो सकते हैं। यानी ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में हो सकता है। सॉलिड में क्या क्या हो सकते हैं? वुड हो सकता है, वुड हुआ, कोल होगा। और लिक्विड में क्या होगा? पेट्रोल होगा, कैरोसिन होगा। पेट्रोल पेट्रोल कैरोसिन। और गैसियस में एलपीजी होगा, सीएनजी होगा। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होते हैं। यानी ये फ्यूल जो होगा वो 3 टाइप्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और आपको समझ में आ गया कि सॉलिड दे आर द वुड एंड कोल, और सारे चीज होंगे। और क्या हो गए उसके बाद? लिक्विड फॉर्म में पेट्रोल, कैरोसिन, गैसेस, एलपीजी, सीएनजी, ये सभी होते हैं। समझ में आगे? क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट के लिए बच्चों। नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट क्या होगा वो आप चल के देखो। यानी कैरेक्टराइटिस ऑफ द आइडियल फ्यूल्स क्या होता है। कैरेक्टराइटिस ऑफ द आइडियल फ्यूल्स यानी आइडियल फ्यूल्स की क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको समझना होगा। ठीक है, कैरेक्टराइटिस ऑफ एन आइडियल फ्यूल्स। कैरेक्टराइटिस्ट ऑफ एन आइडियल फ्यूल, ये देखना है आपको। देखो आप, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फ्यूल के कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं वो लिखना होगा। कैरेक्टराइटिस्ट ऑफ द एन आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। यानी एन आइडियल फ्यूल शुड बी हैव द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, कई तरह के होते हैं। यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट, मैं पॉइंट नोट कर रहा हूं, उस पॉइंट को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो होगा, सबसे पहला होगा कि उसके हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरो कैलोरीफिक वैल्यू मैं बता रहा हूं इसके बारे में। सेकेंड जो होगा, हाई सुटेबिलिटी होना चाहिए इसका। और थर्ड, इनकी कैरेक्टर्स आपको बता रहा हूं। कैरेक्टर्स जो है, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर,
इग्निशन टेम्परेचर। एंड फोर्थ जो होगा, फोर्थ क्या है, लो मॉइस्चर कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट। एंड फिफ्थ इनकी कैरेक्टर जो होगा वो अवेलेबिलिटी एट लो कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट। उसके बाद इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो होगा हार्मलेस कंबसन प्रोडक्ट, हार्मलेस कंबसन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको कैरेक्टर्स हैं, दीज आर 7 कैरेक्टर्स, और सारे कैरेक्टर्स होंगे, बट दीज आर 7 कैरेक्टर्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल्स एज फॉलो। फर्स्ट इज हाई कैलोरी की वैल्यू होना चाहिए, उसकी वैल्यू जो होना चाहिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। सेकेंड, हाई सुटेबिलिटी होनी चाहिए, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर एंड लो मॉइस्चर कंटेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ लो कॉस्ट, कॉस्ट भी होना चाहिए, कम कीमत पर जो प्राप्त हो जाए। ठीक है, इजी टू, इजी ये ऐसे इजी टू ट्रांसपोर्ट, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसानी होगा, उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या होना चाहिए, बिल्कुल इजी होना चाहिए। और हार्मलेस कंबसन प्रोडक्ट, जो उससे जो तैयार प्रोडक्ट होगा वह हार्मलेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो नॉन पॉइजनस होना चाहिए, नॉन पॉइजनस होना चाहिए। तो ये सारे कैरेक्टर जो होंगे वो आइडियल फ्यूल के कैरेक्टर वो कहलाएंगे। क्वेश्चन हो सकता है कि राइट द कैरेक्टर्स ऑफ द आइडियल फ्यूल्स, ये आप कैरेक्टर्स इसको नोट करके लिख सकते हो। ठीक है, अब फ्यूल का क्लासिफाइड करना होगा। क्लासिफाइड देखिए क्या है कि फ्यूल कितने तरह के होते हैं, क्या क्या हो सकता है फ्यूल के बारे में, यानी फ्यूल क्लासिफाइड क्लासिफाइड ऑफ फ्यूल, इसका क्लासिफाइड देखो क्या होते हैं, यानी ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल जिसे प्राइमरी फ्यूल कहते हैं, एक होता आर्टिफिशियल यानी नेचुरल, नेचुरल, और दूसरे को कहते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। ठीक है, अब ये जानना है आपको कि नेचुरल को क्या कहा गया, प्राइमरी फ्यूल। नेचुरल क्या बताया गया है, प्राइमरी फ्यूल, और आर्टिफिशियल को सेकेंडरी, सेकेंडरी फ्यूल कहा गया है। समझ में आ गई बात ना, ये आपके जो है आर्टिफिशियल फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल्स, क्लियर है, समझ में आ गई ना। यानी देयर आर टू क्लासिफाइड ऑफ फ्यूल, फर्स्ट इज द नेचुरल known as primary fuels and second is the artificial known as secondary fuels। मैं नोट कर दिया हूं यहां पर। अब इसमें जानना होगा कि नेचुरल में क्या क्या पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर है, ए नंबर में आपका जो है नेचुरल, जिसे आप प्राइमरी, प्राइमरी फ्यूल के नाम से जानते हो। तो इसके क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी फ्यूल्स के नाम से जानते हो नेचुरल फ्यूल को, प्राइमरी फ्यूल के, यानी इसके अंतर्गत, यानी फ्यूल व्हिच आर द फाउंड इन नेचर, माने जो फ्यूल फाउंड इन नेचर, लिख सकते हो कि विच फ्यूल फाउंड इन नेचर,
जिस जो फ्यूल नेचर में प्रकृति में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, नेचुरल फ्यूल्स कहते हैं। जैसे क्या होता है, एज नॉन लिख सकते हो, एज नॉन नेचुरल फ्यूल, नेचुरल फ्यूल्स। एग्जाम्पल आप सब देख सकते हो कि कोल, ये सभी जो चीज जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। पेट्रोल हुआ, नेचुरल गैस हुआ, वुड हुआ, वुड, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस ईटीसी। समझ में आ गया? यानी विच फ्यूल्स फाउंड इन नेचर एज नॉन नेचुरल फ्यूल्स, सेकेंड नेम इज द प्राइमरी फ्यूल्स। समझ में आ गया बात ना? तो जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, नेचुरल फ्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल कोल, वुड, ये सभी चीजें नेचुरल गैसेस जो हैं, ये सभी क्या हैं, आपके नेचुरल अर्थात प्राइमरी फ्यूल्स कहलाते हैं। सेकेंड आर्टिफिशियल, सेकेंड देखो बी का, आर्टिफिशियल फ्यूल, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी फ्यूल के नाम से जानते हैं, जिसे सेकेंडरी फ्यूल के नाम से जानते हैं। अब वो देखते हैं आर्टिफिशियल। आपको पता हो गया होगा कि आर्टिफिशियल मतलब होता है विच आर द प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल जनरली फ्रॉम द प्राइमरी फ्यूल्स। मतलब लिख सकते हो कि विच फ्यूल्स फॉर्म्ड बाय प्राइमरी फ्यूल्स, प्राइमरी फ्यूल्स, जो फ्यूल्स प्राइमरी फ्यूल्स के द्वारा फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल फ्यूल कहते हैं। जैसे कोक होगा, कैरोसिन होगा, पेट्रोल होगा। एग्जाम्पल में कोक, पेट्रोल, कैरोसिन, पेट्रोल हो जाएगा, कैरोसिन हो जाएगा। समझ में आ गई बात नहीं? कैरोसिन, पेट्रोल, कैरोसिन, ये सभी चीजें जो हैं, पेट्रोल हो गया, कोल गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सभी चीजें क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल फ्यूल्स होते हैं। क्योंकि ये सभी क्या हैं, प्राइमरी फ्यूल के द्वारा बनाए जाते हैं। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल फ्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। क्लासिफिकेशन, एक टेबल बनाएंगे इसके लिए। टेबल देखो, क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फ्यूल। क्लासिफिकेशन क्या लिखना होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फ्यूल्स, इनका एक टेबल मैं बना रहा हूं। उस टेबल के अनुसार आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल फ्यूल्स, ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ फ्यूल होगा, नेचुरल होगा और आर्टिफिशियल होगा। यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल। इस जगह पर नेचुरल, जिसे प्राइमरी कहते हैं, और यहां पर आर्टिफिशियल, जिसे सेकेंडरी कहा गया है। यह आपका टेबल तैयार होगा। अब टेबल में फर्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ में तीन तरह का मैंने अभी बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपका सॉलिड का हो गया, दूसरा लिक्विड का हो जाएगा ये, और तीसरा गैस का हो जाएगा। तो ये मैंने एक टेबल इस तरह से खींच दिया हूं बना के। अब इस टेबल के माध्यम से ही आपको यहां पर नाम इसका नोट करना है। यानी सॉलिड,
सॉलिड में आपको देखना है, सॉलिड में क्या हो सकता है, वुड होगा, पिट होगा, लिग्नाइट होगा, डंक होगा। ठीक है, यहां पर वुड, पिट, डंक, लिग्नाइट, ये सभी नेचुरल होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, अब एंथ्रासाइड होगा, आर्टिफिशियल में चारकोल कोक, आर्टिफिशियल में क्या हो जाएगा, चारकोल, आर्टिफिशियल में आप लिखेंगे चारकोल। क्लियर हो गया? चारकोल आर्टिफिशियल में हो जाएगा। कोक भी लिख सकते हो, कोक भी। ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब लिक्विड, लिक्विड में आप क्या लिखेंगे, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल में पेट्रोलियम। अब आर्टिफिशियल में जब जाएंगे तो कैरोसिन हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, ये सभी आ गए। गैस में जब चलेंगे तो नेचुरल में चलेंगे, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। और आर्टिफिशियल में जब जाएंगे तो एलपीजी हो जाएगा, सीएनजी हो जाएगा। ठीक है, एलपीजी, सीएनजी, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सभी जो कि मैंने पहले बता दिया था, ये टाइप्स हो गया। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? अब चलते हैं एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज के रूप में, कि क्या इनकी एडवांटेज है, क्या इसकी डिसएडवांटेज है। यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल का, सॉलिड, सॉलिड फ्यूल्स। ठीक है, सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज, इनका क्या महत्व है, क्या इससे हानियां हो सकती हैं, क्या इससे लाभ हो सकते हैं। तो पहले एडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेज में आप देखेंगे कि इससे क्या क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं। एनी एडवांटेज, तो इसका एडवांटेज समझ लीजिए। एडवांटेज, एडवांटेज में क्या क्या देख सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। यानी फर्स्ट में आपने देखा कि इसका सॉलिड फ्यूल का एडवांटेज क्या होगा, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट ना, इट इज इजी टू लिख सकते हो, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, सेकेंड आप लिख सकते हो, इट कैन बी द स्टोर, इट कैन बी द स्टोर इजली, इजली। थर्ड नोट कर सकते हो इसका कि क्या कर सकते हैं, कि देयर हैंडलिंग इज इजी, देयर हैंडलिंग इज इजी। ठीक है, इसे हम आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं, हैंडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद सॉलिड फ्यूल हैव लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी लिखेंगे सॉलिड फ्यूल्स हैव लेस, हैव लेस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब उसके बाद ये सभी चीजें जो था एडवांटेज था, अब
डिसएडवांटेज, इनका डिसएडवांटेज देखना है, क्या क्या हानियां हो सकती हैं। ये आपने देखा इसमें कि ये सभी इनके महत्वपूर्ण थे, ये सभी लाभ प्रदान करने वाले थे। इससे हमें लाभ होता है, इट मीन्स एडवांटेज है। अब इससे क्या हानियां हो सकती हैं, क्या इससे खराबियां हैं, क्या इससे हो सकता है, वो चीज जानते हैं। यानी ऑक्यूपाई लार्ज स्टोरेज स्पेस, इसको रखने के लिए बहुत बड़ा सा जगह की जरूरत होती है। इट मीन ऑक्यूपाई लार्ज स्टोरेज, यानी क्या लिखेंगे, लार्ज स्टोरेज स्पेस, लार्ज स्टोरेज स्पेस की जरूरत होती है। उसके बाद सेकेंड आपको जरूरत होती है कि द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज नॉट क्लीन, यानी प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज नॉट क्लीन, लिख देंगे द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ऑफ बर्निंग इज नॉट क्लीन, इज नॉट क्लीन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज नॉट क्लीन, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। थर्ड डिसएडवांटेज जानेंगे, दे हैव लो थर्मल एफिशिएंसी, दे हैव यानी लो थर्मल, लो थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, इनके कम तापमान होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एस, इनको जलाने पर बहुत ज्यादा एस प्राप्त होती है। यहां लिख दो इसका कि लार्ज अमाउंट ऑफ एस, यानी एस, ठीक है, यानी इसे जलाने पर बहुत ढेर सारे क्या प्राप्त होते हैं, एस प्राप्त होते हैं। इट मीन्स जिसे लकड़ी को कहते हैं, राख कहते हैं, जिसे जलाने पर जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसे एस कहा गया है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गया, किसका, सॉलिड फ्यूल्स का। इसी तरह से लिक्विड फ्यूल्स का होगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, गैसियस फ्यूल का होगा। तो लिक्विड फ्यूल को देखो क्या होगा, लिक्विड फ्यूल में हम लोग एडवांटेज देखेंगे लिक्विड फ्यूल का। लिक्विड फ्यूल का एडवांटेज, इनका एडवांटेज देखो, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में जानना होगा कि हैव द हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इनके होते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड जो होगा, सेकेंड होगा कैन बी स्टोर इज द कंपैरेटिवली लेस स्पेस, इसे स्टोर करने के लिए कम जगह की जरूरत होती है। यानी स्टोर इन, लिख सकते हैं स्टोर इन कंपैरेटिवली लेस स्पेस, लेस स्पेस। उसके बाद थर्ड जो इनका होगा डिसएडवांटेज होगा, नॉन कॉरोसिव होता है, नॉन कॉरोसिव। ठीक है, नॉन कॉरोसिव। उसके बाद फोर्थ इनका जो एडवांटेज होगा, फोर्थ समझ लीजिए, इसलिए मैं रिटर्न करवा रहा हूं बच्चों। यानी सेमी स्किल्ड लेबर कैन बी द एम्प्लॉयड, सेमी स्किल्ड लेबर कैन बी एम्प्लॉयड, यानी इसको ले जाने लाने के लिए एम्प्लॉयड की भी आवश्यकता होती है, जिससे उनका क्या होता है कि जीवन यापन की जो खर्चे होते हैं वो सारे मेंटेन होते हैं। ठीक है, और देयर कंबसन रेट कैन बी द इजिली कंट्रोल्ड, यानी कंबसन रेट लिख सकते हो, कंबसन रेट कैन बी इजिली, कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। ठीक है, ये हुआ इसका।
उसके बाद डिसएडवांटेज उसी तरह से चलेंगे। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज इनका क्या है, इनकी कमियां क्या क्या होती हैं, किसकी, लिक्विड फ्यूल्स की डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। लिक्विड फ्यूल आर द कॉस्टली, लिक्विड जो फ्यूल होते हैं क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, यानी लिख सकते हो कॉस्टली, कॉस्टली, ये हो गया कॉस्टली माने कीमती होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज के अंतर्गत आएंगे। एंड देयर इज द ग्रेटर रिस्क ऑफ द फायर हजार्ड, यानी ये जो होते हैं देयर इज द ग्रेटर रिस्क, लिख सकते हैं ग्रेटर रिस्क, ग्रेटर रिस्क, ठीक है, ऑफ फायर, ऑफ फायर हजार्ड, ठीक। उसके बाद डिसएडवांटेज नेक्स्ट जो होगा, दे कैन नॉट बी बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस एयर, यानी ये जो क्या है, इनसफिशियंस एयर कैन नॉट बी बर्न, लिख सकते हो यहां पर कैन नॉट बी बर्न, कैन नॉट बी बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द presence of, in the presence of insufficient air, एयर, ये इतने इसके डिसएडवांटेज हो गया। इसी तरह से, इसी तरह से जो होगा नेक्स्ट जो होगा लिक्विड के बाद गैस का होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलते हैं गैस में चलते हैं हम लोग, गैस का क्या होगा, उसके बाद आपको कैलोरीफिक वैल्यू आपको बताया जाएगा। तो यहां पर गैसियस फ्यूल देखिए, गैसियस फ्यूल, इनके एडवांटेज, इनके एडवांटेज क्या है, फर्स्ट में आपको देखना होगा कि गैसेस के एडवांटेज क्या होता है। सबसे पहले गैसेस फ्यूल आर फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज, इसमें किसी प्रकार के अशुद्धियां नहीं पाए जाते हैं, किसी प्रकार की अशुद्धियां इसमें नहीं होती हैं, यानी लिख सकते हैं कि द गैसेस फ्यूल्स आर फ्री फ्रॉम, ये क्या होता है, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, यानी जो इनका सेकेंड जो होगा कैन बी लाइटेड एट द मोमेंट्स नोटिस, उसके बाद आप जान सकते हो कि ये जो होता है फ्यूल्स आर द लाइट इन द वेट, इनका वेट जो होता है बिल्कुल हल्का होता है, तो इसे आसानी, गैसेस फ्यूल्स आर लाइट इन वेट, लाइट इन वेट, वेट। थर्ड फॉर्म जो होगा, यानी द फ्यूल्स गैसेस प्रोसेस हाई कार्बोनिक वैल्यू, ठीक है, कार्बोनिक वैल्यू यानी हाई कैलोरीफिक होगा, कैलोरीफिक वैल्यू, इनकी उसमें ताप अधिक होता है। और नेक्स्ट आप इसको जानेंगे कि जो गैसियस का जो एडवांटेज जो जानना होगा क्या होगा, वो आप नेक्स्ट जानेंगे कि स्लाइट एक्सेस ऑफ एयर बर्न इन स्लाइट, लिख सकते हो यहां पर बर्न इन स्लाइट, बर्न इन स्लाइट एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है, एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर, ये इनका। अब चलते हैं इनकी डिसएडवांटेज पर। डिसएडवांटेज में क्या क्या होगा, इनकी कमियां क्या क्या हो सकती हैं, वो चलते हैं। यानी ये जो है दे रिक्वायर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी जो रिक्वायर्ड जो होगा, इनको रखने के लिए जो स्टोरेज जो बनाना होगा वो लार्ज बनाना पड़ेगा, यानी रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज, लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी। और सेकेंड,
सेकेंड इनका डिसएडवांटेज होगा, दे आर हाईली फ्लेमेबल एंड कैन बी कॉज अ फ्री हजार्ड। यानी क्या होते हैं, हाईली फ्लेमेबल, यानी इसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, हाईली हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, फ्लेमेबल एंड कैन कॉज फ्री हजार्ड एंड कैन कॉजेज फ्री हजार्ड। ये आसानी से बहुत ही तेज आग पकड़ लेती हैं, ये इनकी डिसएडवांटेज हुआ। तो डिसएडवांटेज आपने समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू पे, यानी नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, हम लोग थोड़ा सा फास्ट में कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है, जल्दी से हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको कई सेट क्वेश्चंस कराने होंगे। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो चाहे आपका टॉपिक आपका है कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे उष्मीय ताप कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा उसके बारे में समझ लीजिए। कैलोरीफिक वैल्यू इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल एज द डिटरमाइंस इज द efficiency. Calorific value of a fuel is defined as the total quantity of heat and liberated from the complete combustion of a unit mass of a fuel in air or oxygen। यानी जो भी फ्यूल जो है वह उसकी जो जितनी भी मास होगी, उस मास ऑक्सीजन या एयर में जलने पर कितना प्राप्त हो रहा है, वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आई? यानी कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूल, या फ्यूल का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, जिसमें बताया गया है कि फ्यूल डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, सॉरी, टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट, टोटल क्वांटिटी ऑफ क्या होगा, हीट लिबरेटेड फ्रॉम लिबरेटेड फ्रॉम ठीक है, द कंप्लीट कंबशन, लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए यूनिट मास ऑफ the fuel in air और ऑक्सीजन। समझ में आ गई बात? कैलोरीफिक वैल्यू जो है, यह यहां पर बताया गया है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम द कंप्लीट कंबशन, जब फ्यूल कंप्लीट रूप से, उसकी जो मास कंप्लीट रूप से जब उसका कंबशन होता है, उसमें से जो इस यूनिट होगा, उस मास का यूनिट जो होगा फ्यूल के माध्यम से जो एयर या ऑक्सीजन में जो कंबशन हो रहा है, जिसका दहन हो रहा है, उस ताप को ही क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहा गया है। ठीक है, अब यूनिट ऑफ हीट जानते हैं कि यूनिट ऑफ हीट क्या होता है। यूनिट ऑफ हीट जानते हैं। इस यूनिट ऑफ हीट में कई तरह के यूनिट होंगे। एक होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम को कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलोरी। सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, द यूनिट ऑफ द हीट इन द सीजीएस सिस्टम in calorie which may be defined the amount of heat required
to the raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree centigrade. ना 1 degree centigrade is the CGS system. ये CGS सिस्टम में होते हैं. यूनिट में मैं बता रहा हूं, इनके दूसरा यूनिट क्या होगा? MKS सिस्टम, किलो कैलोरी कहते हैं इसे. MKS सिस्टम, इसे कहते हैं किलो कैलोरी. अब थर्ड जो होगा वो होगा ब्रिटिश थर्मल यूनिट. ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट. थर्मल यूनिट जिसे क्या कहेंगे? BTU कहते हैं. जिसे क्या कहते हैं? BTU. अब फोर्थ जो होता है सेंटीग्रेड हीट यूनिट. सेंटीग्रेड यूनिट कहते हैं. यूनिट सेंटीग्रेड हीट यूनिट कहिए इसे. सेंटीग्रेड हीट यूनिट यानी CHU. ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में क्लियर हो गया होगा बेटा. अब यहां से देखना होगा, आपको कंप्लीट करना होगा कि 1 किलो कैलोरी, यानी यहां पे मैं नोट कर देता हूं. 1 नोट में याद रखना होगा कि 1 किलो कैलोरी इक्वल 1 किलो कैलोरी जो होगा वह होगा 1000 कैलोरी के बराबर होते हैं. 1000 कैलोरी के बराबर होते हैं. अब उसके बाद 1 BTU. 1 BTU. BTU का मतलब समझ में आ गया होगा बात आपको. BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट. BTU का मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, यानी 1 BTU का मतलब होता है 252 कैलोरी. 252 कैलोरी होते हैं, कैलोरी. अब अगर इसे किलो कैलोरी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, समझ में आ गई बात ना. अब उसके बाद समझ में आ गई बात ना, ये चीजें हैं, यानी यूनिट. आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट जो है, यूनिट ऑफ हीट, यानी यूनिट ऑफ हीट जो होते हैं 4 तरह के होते हैं. CGS सिस्टम जो कि कैलोरी में होता है, MKS सिस्टम जो किलो कैलोरी में होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट नोन एज द BTU एंड द सेंटीग्रेड हीट यूनिट CHU कहलाता है. ये इसके यूनिट होते हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने में आपको हेल्प करेगा. ठीक है, तो ये आपका समाप्त हो गया. कल आप लोग पढ़ेंगे हायर एंड लोअर कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. फिर हम लोग कल मिलते हैं. अपने समय से, निर्धारित समय आपका जो है उस समय पे मिलेंगे और आपकी क्लासेस रन करेंगी. तो बच्चे अब तक जो नहीं जुड़े हैं वो रेसवा एकेडमी की ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उस पे जाकर आप क्या करें, जुड़ जाइए. आपके छूटी हुई जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगे PDF के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से. और आपको पता ही है कि मैं जितेंद्र कुमार आपके केमिस्ट्री टीचर हूं, जो कि आपको हर एक चीज आपके लिए टॉपिक वाइज में लेके आ रहा हूं. ठीक है, तो फिर से आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से फिर आपसे मिलते हैं. तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट. टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.